नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई यह मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। कब हुई थी? तो 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। ठीक है, और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में मुहम्मद गोरी विजयी रहा। ठीक है, आगे चलें। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अभी इससे संबंधित कुछ डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहता था। क्या कहता था? सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहता था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। क्या प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, आगे चलें। पेशवा प्रथा। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो पेशवा प्रथा यह ब्रिटिशों के द्वारा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दी गई थी। किसके शासनकाल में? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, एल्फिंस्टन ने बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी 13 जून 1817 को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी। ठीक है, आगे चलें। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने जो भी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं सभी को इनको डिटेल में मैंने लिया हुआ है। जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 48 तक था। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय और पहला गवर्नर जनरल, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे चलें।
थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो यह 1882 में अडयार में अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया। किसने? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। अब देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला ब्लावत्स्की एवं अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहां पे? न्यूयॉर्क में। किसने किया था? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कब खोला गया? तो 1882 में। कहां? मद्रास के पास अडयार में। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। हरिजन, ये भी महात्मा गांधी की रचना है। हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी की रचना है। लेकिन द होली फैमिली, यह महात्मा गांधी की रचना नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। द होली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स और एंजल ने। ठीक है, आगे चलें। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। किस अंडमान के बीच? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यह मकर रेखा है। क्या होती है? इसे मकर रेखा कहते हैं। लेकिन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, सीरियल वाइज पश्चिम से पूर्व की तरफ देख लेते हैं। गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे चलें। हांगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? तो हांगेन काल झरना यह कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। हांगेन काल झरना तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले के कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे चलें। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यानी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड्स दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड्स को श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में शुरू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। यह 3 चरणों में शुरू हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण इसका 1970 से 1981 तक था। दूसरा चरण इसका 1981 से 1985 तक था और तीसरा चरण इसका 1985 से 1994 तक था। ठीक है, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये
तीसरा चरण था। आगे चलें। नाफेड किससे संबंधित है? नेफेड या नाफेड किससे संबंधित है? तो यह कृषि विपणन से संबंधित है। किससे? कृषि विपणन से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, नेफेड अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, यानी नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह कृषि विपणन से संबंधित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। किसकी? नेफेड। नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। आगे चलें। 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? देखिए, पंचवर्षीय योजना यह 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 ईयर का गैप आ गया। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप आ गया। फिर 66 के बाद यह चौथी पंचवर्षीय योजना यह 1969 में शुरू हुई थी और 1974 तक चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। ठीक है, और यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की। और इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद यह 2 वर्ष का फिर गैप आ गया। ठीक है, 2 वर्ष का गैप आ गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? यह 78 में समाप्त हुई थी, 5वीं। तो छठी 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली थी। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना में के बाद फिर 2 वर्ष का गैप आ गया। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना यह 1992 से 1997 तक चली थी। ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो 1966 में समाप्त हुई थी, 3 वर्ष का गैप आया था। फिर उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में 2 वर्ष का गैप आया था। फिर उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी 2 वर्ष का गैप आया था। ठीक है, तीसरी, 5वीं, 7वीं यानी ओड नंबर से देख सकते हैं आप। तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना में गैप आया था। ठीक है, तो यह 1990 में समाप्त हुई थी। तो अब 7वीं पंचवर्षीय योजना में 2 वर्ष का गैप है। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। अब देखते हैं आगे डिटेल्स। 1985 से 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1990 को समाप्त हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना समापन के 2 वर्ष के अंतराल के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में प्रारंभ हुई थी, जिसकी अवधि 1997 तक थी। अभी मैंने आपको बढ़ाया था। आगे चलते हैं। राजनीतिक समता किसमें पाई जाती है? तो राजनीतिक समानता या समता यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलें। संविधान में सम्मिश्र यानी संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो संविधान में भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। किस प्रकार किया गया है? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 14 या विधि के अनुसार समानता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर की समानता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति बिल्कुल सही है। लेकिन अनुच्छेद 17 क्या है? यह उपाधियों के समापन से नहीं बल्कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। किससे? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। सैनिक उपाधियों की अनुमति और उपाधियों का समापन यह अनुच्छेद 18 में सम्मिलित है। ठीक है, अब डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान है। और भारत रत्न की शुरुआत इसी अनुच्छेद के तहत हुई थी। ठीक है, आगे चलें। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप्स। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यह रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है। किसको? रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लैक्टोबैसिलस यह दूध का दही में परिवर्तन होता है, इसी की वजह से। रेनिन दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, बिल्कुल सही है। और केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये पहला जो है, यह लैक्टोस में दूध का खट्टापन नहीं होता। लैक्टोस की वजह से दूध का मीठापन होता है। क्या होता है? दूध का मीठापन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलें। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व रेडियो दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन से कई प्रश्नों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं, आप इसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अब इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। अब पूरे फरवरी का मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स कवर किया है। 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उपभोग उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। दोस्तों, इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित हैं? तो खजुराहो मूर्ति कलाएं
यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के संस्थापक चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन थे। कौन थे? चंद्रवर्मन। खजुराहो की स्थापना किसने की है? तो चंदेल शासकों द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसको निर्मित किया गया है चंदेल शासकों द्वारा, और चंदेल शासक चंद्रवर्मन ने खजुराहो मूर्तिकला का निर्माण किया है। खजुराहो स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? यानी रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? सीधा सीधा पूछ रहा है। तो रोवर्स कप यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए फुटबॉल से और कौन कौन से कप संबंधित हैं? तो फुटबॉल से रोवर्स कप संबंधित है, बंदूदकर ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है, मर्डेका कप, कन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, बीसी राज ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, जुल्म रिमेट ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग, कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड, सीजर कप, सुब्रतो कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, टाड मेमोरियल ट्रॉफी, विठल ट्रॉफी और UEFA चैंपियंस लीग, ये सभी किससे संबंधित हैं? तो ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलें। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। कहां? बरेली के इज्जत नगर में। इज्जत नगर में बरेली के इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगरा में कौन सा संस्थान स्थित है? तो आगरा में केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान स्थित है। कौन सा? केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान स्थित है। अब देख लेते हैं लखनऊ में कौन कौन सा संस्थान स्थित है। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ में स्थित है। कानपुर में देख लेते हैं कौन कौन सा संस्थान है। तो जेके कैंसर संस्थान कानपुर में स्थित है, केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर में स्थित है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यहीं पे है, और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 80 हैं। ठीक है। इथियोपिया की मुद्रा क्या है? इथियोपिया की मुद्रा क्या है? तो इथियोपिया की मुद्रा बिर है। क्या है? बिर। अब देख लेते हैं दोस्तों रूबल कहाँ की मुद्रा है। तो रूबल यह रूस और बेलारूस की मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को, बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क। ठीक है। रूबल रूस और बेलारूस की मुद्रा है, रूस की राजधानी मॉस्को है और बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। टका कहाँ की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। शिलिंग कहाँ कहाँ की मुद्रा है? तो देखिए शिलिंग केन्या, तंजानिया, युगांडा और सोमालिया की मुद्रा है। ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, युगांडा की राजधानी कंपाला और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। ठीक है। अब इसको फिर से देख लेते हैं। केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। और सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है। ठीक है। आगे चलें। बिर इथियोपिया की मुद्रा है और इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा।
आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश देखिए, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, म्यांमार भी है, लेकिन इजरायल भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ये मित्र जरूर है, मित्र, यह भारत का मित्र जरूर है लेकिन पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य किया गया। किसके मध्य? भारत और मंगोलिया के मध्य। आगे देखते हैं। चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी, यह पेरू में स्थित है। कहां? पेरू में। आगे चलें। हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। कहां का? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, और इसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे चलें। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो 16 आना बबलू यह सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है। किसकी? सुब्रत भट्टाचार्य की। ठीक है, आगे चलें। चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य यह गोवा में स्थित है। कहां? गोवा में। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।